चलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो, कल की क्लास में हम सब लोगों ने एक बहुत ही नया चीज़ सीखा था कि आखिरकार हमारे भारत देश में टैक्स लेने का अधिकार किनके पास है और वो टैक्स लेने का अधिकार कहाँ से उनके पास आता है। और भारत में कोई भी अधिकार संविधान से ही आता है, तो हमने भी संविधान के माध्यम से ही समझने की कोशिश करी कि आखिरकार टैक्स का जो ये क्रिएशन है वो कहाँ से है। तो जल्दी से फटाफट मुझे एक बार रिवाइज करा दो कि टैक्स का जिक्र भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल में है? 246, बिल्कुल सही बात। 246, अच्छा 246 में कौन सा टैक्स लेगा? टैक्स के नियम के दायरे को समझाया गया। ये किस शेड्यूल में समझाया गया? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितने तरह के लिस्ट होते हैं? कौन कौन से? स्टेट लिस्ट, हाँ, सेंट्रल का मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या डाला गया? सेंट्रल लिस्ट में क्या चीज़ बताया था? सेंट्रल वाला टैक्स से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास था? केंद्र सरकार के पास था। तो बोलने भी आना चाहिए। अच्छा, स्टेट लिस्ट में क्या था? राज्य सरकार के पास टैक्स के नियम बनाने के अधिकार थे। तो कौन कौन सी जगह है जहां राज्य सरकार नियमावली तैयार कर सकती है? और साथ में था कंकरेंट, जहां दोनों ही मिलकर नियमावली को तैयार कर सकते थे। इसको हम लोगों ने समझा था और लिखा था। इसके बाद कुछ और भी किया था क्या? कुछ और भी नहीं किया था। आज भी हम लोग बहुत यूनिक चीज़ समझने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक। वैसे तो आपके ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, और अगर आप इनकम टैक्स के विद्यार्थी हैं तो इनकम टैक्स के विद्यार्थी होने के नाते ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी बेहद ज़रूरी है। हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए, आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो आपसे चर्चा कर लिया जाए, फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। कई तरह के सवाल इससे बनेंगे और पढ़ के आपको मज़ा आएगा। मैं आज के टॉपिक का हेडिंग देना चाहूँगा स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स ऑथोरिटी। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स ऑथोरिटी, बिल्कुल अपनी कॉपी के बिल्कुल फ्रेश पेज पर। इसको मैं हिंदी में क्या लिखूंगा? कर प्राधिकरण की संरचना। कर प्राधिकरण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स ऑथोरिटी। लो, आगे ये बहुत काम आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स ऑथोरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमूमन बीकॉम के बच्चों को इतने डिटेल्ड लेवल में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो आप अगर बीकॉम या बीबीए कहीं के भी स्टूडेंट हो जहां इनकम टैक्स आपको पढ़ना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है। इसको काफ़ी सीरियसली हम सभी समझेंगे और फिर लिखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, भारत में टैक्स के बारे में जिक्र कहाँ किया गया? वो कौन सी जगह थी? या टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार भारत को कहाँ से मिला? संविधान से। भारत में कुछ भी करने का अधिकार किसी को भी, XYZ किसी को भी कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। तो सबसे पहली बात, सबसे टॉप पर मैं रखने वाला हूँ आज
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसको रखने वाला हूं, ये लो, सबसे पहले मैं ऊपर रखता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी को मैं कहा भारतीय संविधान। क्या कहा, भारतीय संविधान। तो सबसे सुप्रीम, भारत में सुप्रीम पावर जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके दायरे में ही कुछ भी हमें करना होता है। अच्छा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। संविधान को फॉलो सबसे ज्यादा कौन कर रही होती है, भारत सरकार, बिल्कुल। अच्छा, भारत सरकार, ये लो। तो दूसरी बॉडी जो आ गई भारत सरकार। बेटा भारत सरकार में अलग अलग तरह की मंत्रालय होते हैं। मोदी सरकार में अलग अलग तरह के मंत्रालय हैं कि नहीं, वित्त मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, कई तरह की मिनिस्ट्रीज होते हैं। तो लो, भारत सरकार के अधीन कई तरह की मिनिस्ट्रीज आ गई, कई तरह की मिनिस्ट्री आ गई, लेकिन हमें अपने आप को किस मंत्रालय से जोड़ के रखना है। हमारा मकसद इनकम टैक्स पढ़ने का है, और इनकम टैक्स में हमें गृह मंत्रालय से कोई मतलब ही नहीं है, ना ही हमें डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई मतलब है, ना हमें रेल मंत्रालय से कोई मतलब है, ना हमें कोई रोजगार मंत्रालय से मतलब है। हमें किसी मंत्रालय से मतलब नहीं है, केवल एक मंत्रालय से हमें मतलब है, और वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या है बच्चों, और उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, इसी को आप बोलते हो वित्त मंत्रालय। क्या बोलते हो, वित्त मंत्रालय। बिल्कुल समझेंगे पहले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। लो जरा, और अभी हाल फिलहाल में करंट में भारत की वित्त मंत्री कौन है, भारत, किस पे आ जाओ, हवा लगेगा, इस पर आ जाओ। भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। अमित शाह तो बेटा गृह मंत्री हैं। क्या है, गृह मंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है मिस्टेक, हंसने की कोई बात नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी भारत में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन केवल बीजेपी कहना सही नहीं होगा। भारत सरकार आजकल जो बनी हुई है उसको एनडीए कहते हैं, और एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल, बिल्कुल सही बात है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसके हेड कौन है, नमो, कौन है, नमो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। बेटा मैं ये समझाने लग रहा हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि भारत में टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। कल समझाया था कि टैक्स को कलेक्ट करने का पावर किसको दिया गया, और वो पावर आखिरकार आया कहाँ से। आज मैं समझा रहा हूँ कि टैक्स अथॉरिटी क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है। तो जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कि भारत का संविधान सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि सारी चीज़ें संविधान के अकॉर्डिंग होती हैं। संविधान के नीचे काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार के अंदर कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री, कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं। लेकिन अपन लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, और इनकम टैक्स का मतलब पैसे से रिलेटेड बातचीत, और पैसे से रिलेटेड बातचीत होती है कौन सी मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वित्त मंत्रालय में। इसलिए हम अपने आप को सीमित रखने वाले हैं केवल और केवल किस डिपार्टमेंट तक, किस मिनिस्ट्री तक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, अब इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी कई तरह की चीजें होती हैं। तो इसके अंदर बेटा, इसके अंदर एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू।
जिसको कहा जाता है हिंदी में राजस्व विभाग। क्या कहा जाता है? राजस्व विभाग लो। दरअसल यहीं से शुरू हो जाती है हमारी इनकम टैक्स की कहानी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग, इस सब की जानकारी आपको नहीं होगी, आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये भी जान जाओगे कि आखिरकार कितने तरह के पोस्ट और वैकेंसीज होते हैं इनकम टैक्स लेवल पे। आज वो सारी पत्ते में एक एक करके खोलने वाला हूँ। स्टे कनेक्टेड विथ अस और ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ इस चीज़ को समझें। अभी तक आप इतनी बात लिखें, एक एक लाइन छोड़ के बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाना है। बिल्कुल एक लाइन, दो लाइन, जैसे भी हो, बढ़िया से छोड़ के नोट डाउन करें कॉपी में। साथ के साथ नोट डाउन मत करना, समझने में दिक्कत होगी। चलिए जरा ध्यान से अब चीजों को और देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 2 बोर्ड का गठन किया। सुनो मेरी बात को ध्यान से, बाद में डेंटिंग पेंटिंग करना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अपने आप को कितने बोर्ड में बांटा? इस डिपार्टमेंट ने अपने आप को, मैं लिख देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अपने आप को 2 बोर्ड्स में बांट लिया। ये चंद्रबिंदु होगा क्या? बांट लिया। अच्छा, अब अपन लोगों को इन्हीं 2 बोर्ड्स के नाम याद रखने हैं। वो 2 बोर्ड्स कौन कौन से हैं बेटा? ये लो, मैं उन्हीं का नाम लिखने जा रहा हूं। ये रहा, एक को कहा जाता है CBDT। क्या कहा जाता है बेटा? क्यों लिखने के फिराक में हो, समझ लो। बाकी सब लिखेंगे तो तुम भी लिख लेना, मेरा मुंह देखोगे तब मैं कैसा दिखता हूं। हाँ, CBDT का फुल फॉर्म क्या है? मैं यहां लिख देता हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, और दूसरे को कहा गया, दूसरे का नाम अभी के समय में, करंट के समय में है CBIT। क्या है? CBIT। लेकिन जब GST नहीं था तो इस बोर्ड का नाम CBIT नहीं था, इस बोर्ड का नाम था CBEC। क्या था? CBEC। लेकिन GST के आने के बाद इस बोर्ड का नाम हो गया CBIT। CBEC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। और CBIT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बस मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये जानकारी दी है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में नहीं रखना। ये अब खत्म हो गया है क्योंकि एक्साइज जो है अब GST में कन्वर्ट हो चुका है। किसमें? GST में कन्वर्ट हो चुका है। और कस्टम जो है वो डायरेक्ट टैक्स में चला गया है। लो जरा, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम भी इनडायरेक्ट टैक्स में ही है, लेकिन इसका नाम डायरेक्टली क्या कर दिया गया है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये अब रेगुलेशन में नहीं है, तो क्या याद रखना है? CBIT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को 2 हिस्से में, इस वाले को छोटा लिखना क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं, और इस वाले को ज़्यादा स्पेस देना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी।
लिखो जरा, 2 हिस्सों में बांटो। अगर इसी को हिंदी में बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, लो बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। लेकिन आप किसी एक में ही याद रखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अपने आप को 2 अलग अलग बोर्डों में बांटा। पहले को कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को कहा सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। हाँ जी, अब सुनो जरा, एक बात बताओ, ये भारत में इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आज काम कर रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन बेटा हमें तो पढ़ना है इनकम टैक्स, तो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। सीबीआईटी के बारे में बाद में जानेंगे। आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं बीकॉम के सिलेबस में, तो इसीलिए इसको अपन लोग नहीं देखेंगे, नहीं छेड़ेंगे। अपन लोग के काम का है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। अब इसमें जरा मैं आपको बताने वाला हूं पद कि कौन कौन से पोस्ट यहां पर इस वाले बोर्ड में निकले और कैसे कैसे लोग किस स्ट्रक्चर पर यहां काम करते हैं। मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, कैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के नीचे सारे मंत्री होते हैं, सारे मंत्री किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद विधायक होते हैं, सारे विधायक किसको रिपोर्ट करते हैं? सांसद को रिपोर्ट करते होंगे। एक एरिया में जैसे पूर्वी चंपारण में कितने सांसद हैं? एक सांसद हैं, एक सांसद है, हर जिला में एक सांसद, और उस जिला में कई सारे विधायक होते हैं। तो सारे विधायक किसको अप्रोच करते हैं? सांसद को, और सांसद किसको अप्रोच करता होगा? प्रधानमंत्री को। उसी तरीके से पुलिस में क्या हियरार्की नहीं बना हुआ है? जमदार हो गया, दरोगा हो गया, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, ठीक है, डीएम हो गया। तो एक हियरार्की बना है कि कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा। उसी तरीके से टैक्स अथॉरिटी में भी, इस बोर्ड में भी हियरार्की बना हुआ है। तो सबसे पहले मतलब डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जितने सारे कामकाज हैं भारत के अंदर, वो सारा का सारा कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये किस डिपार्टमेंट के अधीन है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किस मंत्रालय का हिस्सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इस वाले बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में जो लोग काम करते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग फ्रंट रो में काम करते हैं आके, और कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो जो लोग फ्रंट रो में आके काम करते हैं उनको हम कहते हैं ऑन स्क्रीन। क्या कहते हैं? ये मैं तुमको समझा रहा हूं, ऑन स्क्रीन। और जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं उसको मैं कहता हूं ऑफ स्क्रीन। क्या कहता हूं? ऑफ स्क्रीन। जैसे फिल्म का डायरेक्टर क्या पर्दे पर आके काम करता है? पर्दे पर कौन काम करता है? एक्टर, एक्ट्रेस। वो तो पीछे से डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ठीक है, आया हुआ है।
चलो भाई, कोई आ गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आओ, तो मैं पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की कहानी को बताना चाह रहा था कि इस विभाग में पर्दे के आगे कई सारे लोग हैं और पर्दे के पीछे भी कई सारे लोग काम करते हैं। तो पहले मैं आपको पर्दे के आगे वाले लोगों की कहानी को ज़रा मैं सुना दूं। इतना जगह में तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी तो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दो हिस्सों में बांटें, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। तुम नहीं लिख रही है? सब मिट जाएगा फिर। अच्छा, कोई बात नहीं है। इधर देखो, सबसे पहला पोस्ट जो होता है ऑन स्क्रीन में, जो लोग पर्दे के आगे फ्रंट लीड में काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं CCIT। क्या कहते हैं? CCIT। CCIT का फुल फॉर्म हो गया, जो पहला पोस्ट हुआ वो निकला चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पहला पोस्ट क्या निकला? CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। CCIT के बाद जो अगला पोस्ट निकला बच्चों, वो निकला CIT का। CIT का फुल फॉर्म हो गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लिखो दोनों को जरा, ऑन स्क्रीन में दो। CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बेटा इतने देर में लिख लेगी, जितना देर में तो फोटो खींचेगी ना, उतना देर में तो लिख लेगी। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य आयकर आयुक्त। मुख्य आयकर आयुक्त, और इसको कहते हैं आयकर आयुक्त। CCIT, CIT। इन दोनों के बाद जो अगला पोस्ट आता है उसको कहते हैं JCIT। JCIT का फुल फॉर्म हो गया ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त। संयुक्त आयकर आयुक्त। संयुक्त आयकर आयुक्त, JCIT। अच्छा, अगर इस JCIT के नीचे की बात करूं तो एक आ जाएगा या तो ACIT, असिस्टेंट
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हेलो, ACIT असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर यहां पर इसी को एक और नाम से पुकारा जाता है, जो लिख ले, डिप्टी, DCIT। ये दोनों का मतलब सेम ही हुआ। ACIT का फुल फॉर्म असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और D स्टैंड्स फॉर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये दोनों का मतलब यही हुआ। अगर मैं इसके नीचे बात कर लूं तो इसके नीचे एक पोस्ट और आता है, ITO। क्या होता है? ITO। ITO का मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर लिखो जरा। ACIT और DCIT का लिख लेना। A इज इक्वल टू असिस्टेंट, D का मतलब डिप्टी, ITO ITO के नीचे दिख नहीं रहा है, मैं ये रहा लो, हाँ जी, ITO के नीचे लिखना है तुमको, मैं बगल में लिख रहा हूं, तुमको इसके नीचे लिखना है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये सब पढ़ने के बाद अच्छा महसूस होता है कि वाह, इतने सारे पोस्ट के बारे में जानकारी मिल रही है इनकम टैक्स विभाग के अंदर। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स IIT, और इसके नीचे एक और पोस्ट होता है जिसको कहते हैं TRO का फुल फॉर्म होता है टैक्स रिकवरी। TRO का फुल फॉर्म होता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और TRO के नीचे जो काम कर रहे होते हैं, या क्लर्क काम कर रहे होते हैं कई सारे, या तो LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, या फिर UDC अपर डिविजनल क्लर्क। कई क्लर्क इसके नीचे काम कर रहे होते हैं। मतलब ऑफिसर रैंक की जॉब जो आपको मिलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो TRO पर जाके खत्म हो जाती है। इसके नीचे कौन सी जॉब शुरू हो जाती है? क्लर्क लेवल की जॉब शुरू हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। हाँ जी, क्लियर है। और अगर मैं ऑफ स्क्रीन बात कर लूं, ये तो वो सारे लोग थे जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में पीछे से काम करते हैं। एक्टर एक्टिंग तभी करेगा ना जब डायरेक्टर उसको बताएगा, उसको स्क्रिप्ट पता होगा, डायलॉग पता होगा, डांस उसको सिखाया जाएगा। क्या जी, अभी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है तेरे वास्ते वाला, कौन सा गाना है? हाँ, सारा अली खान और उसका, हाँ, विकी कौशल का, ठीक है, वो जो भी गाना है, तो उसको डांस सिखाने के लिए पीछे कई सारी टीम काम की होगी। तो इनकम टैक्स आखिरकार किस तरीके से काम करेगा, क्या लॉ होगा, किसका पास क्या अथॉरिटी होगी, किस जगह पर कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये सब का सब जो ड्राफ्टिंग होता है बेटा, वो ऑफ स्क्रीन होता है। और ऑफ स्क्रीन में सबसे पहला पोस्ट जो निकल करके आता है वो आता है DGIT। क्या आता है? DGIT। DGIT का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ये लो। इसके नीचे एक पोस्ट होता है, उसको कहते हैं DIT, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स।
DIT डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, DGIT डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, DIT डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे एक और प्यारा सा पोस्ट JDIT ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, JDIT ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। और फिर एक पोस्ट आखिरी में बच जाता है जिसको हम कहते हैं ADIT असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर DDIT डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। या तो ए का मतलब हुआ असिस्टेंट और डी का मतलब हुआ डिप्टी। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये बेटा पूरा का पूरा, इसके नीचे कोई पोस्ट नहीं होता ऑफ स्क्रीन, इसके नीचे कोई भी पोस्ट नहीं होता ऑफ स्क्रीन। तो भाई साहब ये है आपकी पूरी की पूरी पोस्ट का पोस्टमार्टम कि आखिरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो हर पोस्ट जो हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया है और इनका आपको रिवीजन करना है। अब मैं आखिरकार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस पोस्ट का क्या काम होता है। अभी तक हम लोग को क्या लगता था कि इनकम टैक्स कमिश्नर जो सबसे बड़ा पोस्ट होता होगा, क्या इनकम टैक्स कमिश्नर। अच्छा, लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर के ऊपर कौन सा पोस्ट है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, अब देखो जरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ऑन स्क्रीन सबसे पहला पोस्ट क्या है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये जनता से बेचारा नहीं मिलता, ये डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है किसको? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है? CCIT चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पूरे देश में केवल कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। इसीलिए तो कहा गया चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मुख्य आयकर आयुक्त। हाँ जी, इसके नीचे CCIT के नीचे कितने होते हैं? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे कई तरह के असेसिंग ऑफिसर, एक नया शब्द आया बेटा, AO। क्या नाम आया? असेसिंग ऑफिसर। इसको क्या कहते हैं? असेसिंग ऑफिसर। आखिरकार ये असेसिंग ऑफिसर करता क्या है? असेसिंग ऑफिसर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बताता है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, भैया किसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती थी, कौन टैक्स कम दिया, किसको टैक्स और ज़्यादा देना है, किसके लिए क्या प्रावधान है। तो सर इसमें असेसिंग ऑफिसर का पोस्ट तो आपने बताया ही नहीं कोई। तो बेटा असेसिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पहला पोस्ट तो ये हो गया। दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दूसरा पोस्ट ये हो गया, पहला, दूसरा। और तीसरा पोस्ट क्या हो गया? इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इन तीनों को अगर एक साथ मिला दोगे, तो इन्हीं को मैं कहूंगा क्या? AO। क्या कहूंगा? AO, असेसिंग ऑफिसर। तो सर इन तीनों को असेसिंग ऑफिसर अगर आप कहते हैं तो फिर इन तीनों में फर्क क्या है? तो बेटा इन तीनों में फर्क यही है कि जाहिर सी बात है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर नीचे हो गया, इसके ऊपर डिप्टी हो गया, असिस्टेंट हो गया, उसके ऊपर ज्वाइंट हो गया। तो इन तीनों को टर्नओवर के हिसाब से, जैसे मान लो किसी की आमदनी 30 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 20 करोड़ है,
तो जितना बड़ा मामला होता है अमाउंट के आधार पर इनके काम का बंटवारा किया जाता है कि कौन किस काम को संभालेगा। खास तौर पर ये जो JCIT है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये एक IAS अधिकारी होता है। क्या होता है? IAS अधिकारी। UPSC का एग्जाम जो होता है, अब सब लोग तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं ना, तो इनकम टैक्स में सीधा किस पोस्ट पर जाता है? JCIT, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, ये भी जो है ये भी IAS रैंक का पोस्ट है, ये भी उन्हीं को मिलता है। अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिसर, इसके लिए तुमने सुना होगा SSC एग्जाम कंडक्ट करती है, तो आप जो एग्जाम देते हो तो आप सीधा बन के जाते हो इनकम टैक्स ऑफिसर। इसके ऊपर आपको या तो प्रमोशन मिलेगा या फिर प्रमोशन भी काफी दिनों के बाद होता है। क्लर्क लेवल के लोग जो हैं वो ज़्यादा ऊपर, बहुत ऊपर नहीं जा पाते। मतलब SSC एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके थ्रू आप किसका एग्जाम देते हो? इनकम टैक्स ऑफिसर का। अदरवाइज आपको UPSC के रूट से यहाँ पर हाथ मारना होगा, SSC के रूट से आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे क्या हो गया? इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स रिकवरी ऑफिसर का काम क्या है? कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना, उनसे मांगना, उनकी किताबों को देखना। टैक्स रिकवरी ऑफिसर का काम यही है कि वो टैक्स को मेन काम है कलेक्ट करना। अच्छा, उसके ऊपर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये बेचारा क्या करेगा कि जाके दुकान में किताब देख सकता है कि तुम टैक्स सही से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अब जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर दुकान में घुसा, हड़कंप मच गया पूरा। इनकम टैक्स वाले आ गए, अरे बाप रे बाप, और न आओ देखा न ताओ, सर ले लीजिए 20,000 रुपया, 20,000 रुपया से ले। गलती भले कोई नहीं हो, लेकिन खौफ है इनकम टैक्स वाले आ गए। जबकि वो नॉर्मल बेचारा किताब उताब दिखेगा, सब सही होगा तो चला जाएगा। लेकिन दिक्कत किस बात की है? हम ठहरे कट्टर भारतीय, और कट्टर भारतीय ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता। कट्टर भारतीय होने की यही निशानी है कि हम कभी भी ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, और अगर हम बेईमान हैं तो हम क्या हैं? कट्टर भारतीय हैं। ये परिभाषा है कट्टर भारतीय की। हाँ जी, और उसके ऊपर ये सारे IAS रैंक के अधिकारी हैं। क्लर्क लेवल का भी एग्जाम आपका होता है। LDC UDC नहीं देखते हो, SSC ही तो कंडक्ट करती है। हाँ, CGSL वगैरह, CHSL जो भी होता होगा, ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो ये है बेटा आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स के पद का पोस्टमार्टम। और ऑफ स्क्रीन डायरेक्टर लेवल से शुरू होता है। ये लोग पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, ये सब IAS लेवल के लोग होते हैं, नीचे का कोई लोग ही नहीं होता। इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट UPSC के थ्रू ही होता है, ऐसे SSC वगैरह के थ्रू नहीं होता है। क्योंकि देखो ना, ज्वाइंट लेवल तक आखिरी हो गया। असिस्टेंट डिप्टी ऑफ डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये IAS लेवल के ही लोग होते हैं डायरेक्ट। तो ये आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको दिमाग में होना चाहिए। कहानी मैंने शुरू करी संविधान से। भारत सरकार के अंदर मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 2 बोर्ड बनाए, CBIT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद CBDT और CBIT सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से हमको लेना देना था नहीं, तो हमने बनाया क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि 2 तरीके से लोग काम कर रहे हैं, एक पर्दे के आगे, दूसरा पर्दे के पीछे। पहले पर्दे के आगे वाले लोगों के बारे में जाना, तो सबसे पहले आया कौन? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे आया कौन? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे आया कौन? ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे आया कौन? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे आया कौन? ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। ITO के नीचे कौन आया? IIT, हाँ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। IIT के नीचे कौन आया? IIT के नीचे TRO, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और टैक्स रिकवरी ऑफिसर के नीचे सारे के सारे क्लर्क, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो। तो ये था ऑन स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, DGIT। क्या था? DGIT, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स।
DGIT के बाद था DIT, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। DIT के बाद क्या था? JDIT, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। और उसके नीचे था AD, हाँ, असिस्टेंट, ADIT, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या DDIT, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो भाई साहब इतने पोस्ट का नाम तुमको आज मैं सिखा के घर भेज रहा हूँ, तो भैया आप किसी को बता दोगे ना। इनकम टैक्स में कोई कितना जानता होगा? क्लर्क जानता होगा, ज़्यादा जाना तो इनकम टैक्स ऑफिसर जाना। ये वाला पोस्ट तो कोई जानता ही नहीं होगा, ये बिल्कुल नया है, अनोखा है। तुम किसी को बताओगे तो अचंभित रह जाएगा, बोलेगा बड़ी जानकारी बा। ठीक है, और पूरा का पूरा सीक्वेंस से कोई बोले इनकम टैक्स के बारे में क्या जानते हो, तो हमरा से ज़्यादा जानता है, जानता नहीं। आओ तरह के समझाएं कितना पोस्ट हो गया। साफ पेपर लिया, धुआंधार लिख के बता दिए। बात समझ में आ रहा है? तो इस चार्ट को एक दो बार घर पर अच्छा से लिख लेना और फुल फॉर्म याद कर लेना, तो मज़ा आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, इसके आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। 2-3 क्लास में बेसिक्स खत्म हो जाएगा ना, तो सीधा हम लोग अपने सैलरी चैप्टर पर जंप कर जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी तो बस आपका माइंड मैप तैयार कर रहा हूँ कि आखिरकार इनकम टैक्स है क्या, बेसिक्स चीज़ों पर आपका कमांड करवा रहा हूँ। चलो